शिवम जन सहयोग संस्थान यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे राज्य मंत्री परिषद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम जन सहयोग संस्थान यूपीएससी। 8 जून 2023 आज जो तारीख है। पार्ट फर्स्ट यूपीएससी मेंस 2022। यूपीएससी मेंस का जो पेपर है जीएस2 पॉलिटी एंड आईआर एम लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ने जा रहे हैं हम, जो कि 25 मई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक एंड कर दी जाएगी। चैप्टर 28 है राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये एम लक्ष्मीकांत से बनाए गए शॉर्ट नोट्स हैं। आप रीडिंग मारोगे और यही जो क्लास लोगे आप, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा एकदम। फिर आप अपने तरह से नोट्स बना सकते हो, या फिर मेरी वीडियो को बार बार एक या दो बार रिवाइज करोगे एग्जाम टाइम पे। और आप खुद से ज़रूर बनाना नोट्स, उससे थोड़ा आसान होगा आपको, क्योंकि हमेशा तो वीडियो देख नहीं सकते, आप जानते हो। तो चैप्टर 28 है राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें सबसे पहले है संवैधानिक प्रावधान कि राज्य मंत्री परिषद संविधान के अंदर किन किन अनुच्छेदों में इसका जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 163 के अंदर है राज्य मंत्री परिषद की स्थिति। इसका अर्थ है अनुच्छेद 163 में ऐसे लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। इस तरह अनुच्छेद 163 में लिखा गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में क्या है? इसमें मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध है। अन्य उपबंध से मतलब उनके वेतन कहाँ से आएगा, क्या भत्ते होंगे, शपथ उनको कौन दिलाएगा, योग्यता उनकी क्या होगी, उत्तरदायित्व, कार्यकाल और नियुक्ति, ये इन सब चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 164 में जिक्र किया गया है राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। अब आते हैं अपन अनुच्छेद 166 पर। 164 को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले अपन चारों अनुच्छेद देख लेते हैं इनको, और फिर बाद में डिटेल से समझेंगे। अनुच्छेद 166 राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्रवाई का संचालन। मतलब राज्य की जो भी कार्रवाई होगी वो राज्यपाल के नाम से होगी, ना कि मंत्री के नाम से। हालांकि मंत्री परिषद उस कार्य को करेगा, मंत्री परिषद के परामर्श से ही वो कार्य होगा, लेकिन मंत्री के नाम से नहीं होगी। वो लागू होगी राज्यपाल के नाम से। मतलब राज्य के अंदर जो भी नियम कानून लागू होता है, जो भी कार्रवाई होती है, वो राज्यपाल के नाम से होती है। इसका ये अर्थ है अनुच्छेद 166 का, राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्रवाई का संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं राज्यपाल के प्रति, क्या उत्तरदायित्व है, वो अनुच्छेद 167 के अंदर है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। तो जब मंत्रिपरिषद जो कार्य करती है वो राज्यपाल के नाम से होती है, तो मुख्यमंत्री जो कार्य करेगा वो भी तो राज्यपाल के नाम से होगा। तो यही बात अनुच्छेद 167 के अंदर कही गई है। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 में आपको समझाई दिया कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यह है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 इसमें वेतन भत्ते योग्यता। तो वेतन तो इनका आता है विधानसभा से, विधानमंडल, जैसे विधानमंडल कहेंगे। विधानमंडल के अंदर दो सेक्शन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो अधिकतर राज्यों में विधानसभा ही है, कोई 3-4 राज्य जिसमें विधानसभा है और विधान परिषद भी है। तो विधानमंडल से इनका वेतन आएगा, वहीं से इनके भत्ते मिलेंगे, और इनकी शपथ राज्यपाल दिलाएगा। क्या योग्यता होगी? जो योग्यता विधायक के लिए है वही योग्यता मंत्री पद के लिए है। और उनका क्या उत्तरदायित्व, उनको मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा कि इनको कौन सा विभाग इनको दिया जाए। और कार्यकाल इनका क्या होगा ये भी मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा। मुख्यमंत्री अगर उनको बर्खास्त करना है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सिफारिश करेगा, और राज्यपाल मंत्री को बर्खास्त कर सकता है कभी भी। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इस तरह संविधान में साफ साफ लिखा गया है, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, ये है अनुच्छेद 164। और थोड़ी जो डिटेल में है वो आप देख लीजिए। अनुच्छेद 164 के अंदर ये भी लिखा गया है कि अगर कोई मंत्री दल बदल कानून के तहत निष्कासित कर दिया गया है, या फिर निरर्य शब्द यूज किया गया उसके अंदर, निरर्य कर दिया गया है, तो वो मंत्री पद से भी निष्कासित माना जाएगा या फिर अयोग्य माना जाएगा। ठीक है,
फिर अनुच्छेद 166, राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्रवाई का संचालन, प्रत्येक कार्य राज्यपाल के नाम से ही होगा और राज्यपाल के विवेक से ही होगा। मंत्रिपरिषद अगर कोई कानून राज्यपाल के समक्ष प्रस्ताव देती है तो वो मुख्यमंत्री से सलाह के उसे लागू करता है, या फिर कोई मंत्री अपना पक्ष रखता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समक्ष उस प्रस्ताव को रखता है कि इस कानून के बारे में आप सोचिए और इसे लागू करना चाहिए या नहीं। तो राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, लेकिन विवादास्पद स्थिति में राज्यपाल का विवेक अंतिम होगा। राज्यपाल अपने विवेक से जो फैसला लेगा वो अंतिम होगा, उसे किसी कोर्ट में कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ऐसे चांस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम, रेयर चांस। अधिकतर मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह से ही कार्य करते हैं। तो एक टीम भावना की तरह कार्य किया जाता है। अब पढ़ते हैं ये अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री क्या कर्तव्य? राज्यपाल किसी भी चीज के बारे में सूचना मांगना चाहे, मांगे तो मुख्यमंत्री को उसे देनी होगी, समय पर देनी होगी, और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक निर्णय को राज्यपाल को सूचित करना होगा, उसके साइन होंगे तभी वो लागू होगा। जिस तरह संसद के अंदर राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी तरह राज्य के अंदर राज्यपाल की भूमिका होती है। तो ये अपन ने पढ़े 4 अनुच्छेद 163, 164, 166 और 167। अब मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, ये नेक्स्ट हेडिंग है बुक के अंदर, वो अपन अब समझेंगे। तो मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, तो मंत्री द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, ये अनुच्छेद 163 के अनुसार ये पॉइंट लिखा गया है। अनुच्छेद 163 आपको समझा चुका हूँ कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करेगा। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ही करे, लेकिन विवादास्पद स्थिति में राज्यपाल का विवेक अंतिम होगा, जिसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन वह टीम की तरह कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति इस तरह की होगी, वो टीम की तरह कार्य करे, राज्य के हित के लिए मंत्रिपरिषद और राज्यपाल और कार्यपालिका, विधायिका, ये सब मिलकर कार्य करें। तो ये अनुच्छेद 163 में साफ साफ दिया हुआ है, जो आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। उसका विवेक अंतिम होगा। और इसमें एक्स्ट्रा बात जो लिखी गई है वो ये लिखी गई है, 1971 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देता है या फिर विघटित हो जाती है किसी कारण से, तो जब तक नई मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती तब तक वो राज्यपाल के साथ कार्य करेगी टीम की तरह, और उसे सलाह परामर्श देती रहेगी, ठीक है। मतलब वो नियमित बनी रहेगी जब तक नई मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती निर्वाचित होकर। और दूसरी बात, फिर 1971 की बात है, तो फिर 1974 में दोबारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के निर्णय, कार्य क्षेत्र, अनुदान एवं सलाह आदि मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों के आधार पर होगा। मंत्रिपरिषद के जो कार्य और शक्ति हैं उन्हीं के आधार पर राज्यपाल के कार्य होंगे, और राज्यपाल का कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वो हमेशा मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेगा, और उनके संतुष्टि में होना चाहिए वो कार्य, मंत्रिपरिषद के संतुष्टि में होना चाहिए, उसका कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होना चाहिए राज्यपाल का, ताकि राज्य में कोई विवाद, राजनीतिक विवाद की स्थिति क्रिएट ना हो। इस उद्देश्य इसमें अनुच्छेद 163 में लिखी गई हैं ये चीजें। अब पढ़ते अपन मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, और अगर किसी मंत्री जो कि ना तो विधानसभा के सदस्य ना ही विधान परिषद का सदस्य है और उसे मंत्री बना दिया जाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। उसे सुनिश्चित होना पड़ेगा कि वो विधानसभा का सदस्य
बन जाए 6 महीने के अंदर। अगर नहीं बन पाता है कोई भी मंत्री 6 महीने के अंदर विधानसभा का विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य, तो वह मंत्री नहीं रह पाएगा। और मंत्री जो है वो दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोलने का उसका अधिकार है, लेकिन मतदान करने का उसका अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार, अगर वो विधानसभा से निर्वाचित होकर आया है तो उसका अधिकार मतदान का विधानसभा में ही है।